हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं रिदेश कुमार। आप सबका स्वागत है मेरे क्लास साइंस कैफे में। आज मैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपको पढ़ाने के लिए आया हूं। हालांकि ये काफ़ी टफ पार्ट है पीपीटी पे आपको इलेक्ट्रिसिटी जैसे चैप्टर को पढ़ाने के लिए। बट मैंने मैक्सिमम चीज़ को कवर किया है जितना पीपीटी पे कवर हो सकता है। वेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं उन चीज़ों को अपलोड करूंगा जो कि आपको इस पीपीटी पे कवर नहीं हो पाया। सो फिलहाल आप ये करना है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्या छूट गया है उस पर ध्यान ना दें। आप इस पे दें जो पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है। सो इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो कि आप जब अपना टेक्स्ट बुक देखेंगे तो लगेगा कि ये स्किप किया हुआ, ये कुछ कुछ टॉपिक्स आपके स्किप किए हुए हैं। तो दैट विल बी अ ट्रेडिशनल बोर्ड से रिकॉर्डिंग सेशंस, जिस पे आप देखेंगे कि मैं आपको एक बोर्ड पे रिकॉर्डिंग करके आपको अगला वीडियो जो डालूंगा उसमें आपके जो टॉपिक्स छूट गए हैं फिलहाल उसे मैं आपके बाद में अपलोड करके दे दूंगा। सो दिस इज योर first video of physics. So let's begin the chapter electricity. सो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ये आपके क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आपको बेसिकली मेरे हिसाब से इस चैप्टर को अगर बांटा जाए तो तीन पार्ट में बांटा जा सकता है। फर्स्ट पार्ट देन आपका जिसमें आपको पढ़ना है डेफिनिशंस, चार्ज, इसके एसआई यूनिट, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये चीज के बारे में। उसके बाद से आपको इस पे एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इस वीडियो में कवर नहीं हुए, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। उसके बाद आपको आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पे फिर कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसके साथ आपका सीरीज पैरेलल जो कि कंप्लीट न्यूमेरिकल टॉपिक है। इसके बाद थर्ड पार्ट में जब हम लोग जाएंगे तो थर्ड पार्ट होता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इट्स यूजेस। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, पावर क्या होता है और उसके यूज क्या होता है। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। जैसे आपको मालूम है कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं इस चैप्टर में जो कि स्लाइड्स पे एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते हैं, तो उसके लिए हमें बोर्ड का यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आवर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट चीज आता है डेफिनेशन। इस चैप्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी का दो तीन चार डेफिनेशन जानेंगे ग्रेजुअली वन बाय वन। सो कई बार आप लोगों ये, चूंकि मैं ये वीडियो काफी लेट से अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग कई टीचर्स के वीडियोस देखे होंगे, दे हैव पुट द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन जो कि लास्ट होना चाहिए। बड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आता है। ये तो पहला चीज है, हम उस चीज को जाने समझें जो कि बेसिकली हर कोई को समझ में आए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का फॉर्म है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो पहला बेसिक फंडामेंटल है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। It is flow of negative charge electron across a or through a conducting medium। अब इस चीज को समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो ये निगेटिव चार्ज का फ्लो होता है। क्या चीज का फ्लो है? निगेटिव चार्ज का। अब आपे पता है निगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे। सो मैंने उसे ऐड किया कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसी कंडक्टिंग मीडियम के थ्रू हो रहा है। कंडक्टिंग मीडियम के थ्रू अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज द सेट ऑफ फिजिकल phenomena associated with the presence and the motion of matter that has property of electric charge। इसका मतलब हुआ एक सेट ऑफ फिजिकल फेनोमेना है जिसमें कि आपको एक कोई भी मैटर का, ऐसे मैटर का प्रेजेंस होना चाहिए जिसपे इलेक्ट्रिक चार्ज है। मतलब ये कह रहा है कि ये एक सेट ऑफ फिजिकल फेनोमेना, सिंगल फेनोमेना नहीं है, कई सारे फेनोमेना का एडिशन है जिसमें कि एक मैटर है जिसपे इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन। अब आपको मालूम है मैटर क्या होता है, जिसमें मास होता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है। इवन इलेक्ट्रॉन निग्लिजिबल मास है बट है तो
तो वही कह रहा है कि उसमें मास होनी चाहिए और मोशन होना चाहिए। तो ये मैटर जो है इसमें मास होना चाहिए और इसमें मोशन होना चाहिए। सो यही कह रहा है कि एक चार्ज है जिसपे, एक मैटर है जिसपे कि इलेक्ट्रिकल चार्ज है, उस चार्ज का मौजूदगी और उसका मोशन, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन। मैं फिर से बता देता हूँ, ये एक एनर्जी का फॉर्म है जिसमें कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर के थ्रू या कंडक्टिंग मीडियम के थ्रू जाता है, गुजरता है, पास करता है। इसको और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये एक सेट ऑफ फिजिकल फेनोमेना है, सिंगल फेनोमेना नहीं है, सेट ऑफ फिजिकल फेनोमेना है जिसमें कि एक मैटर जिस पे इलेक्ट्रिक चार्ज हो, एक ऐसा मैटर है जहां इलेक्ट्रिक चार्ज हो, वो मौजूद है और मोशन में है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सो एक एटम का स्ट्रक्चर आपको मालूम है कि एटम बेसिकली तीन फंडामेंटल चीज से होते हैं, इसके अलावा भी कई सारे चीज हैं, बट ये तीन जो बेसिक फंडामेंटल चीज हैं, दैट इज प्रोटॉन जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं है, तो जीरो से मैंने दिखाया, एंड इलेक्ट्रॉन जिसका कि हम लोग निगेटिव चार्ज करते हैं। तो दिस इज ऑल कि आपे मालूम है एटम के स्ट्रक्चर में प्रोटॉन लाइज इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन लाइज इन द न्यूक्लियस, ये दोनों तो मूव करेगा नहीं। मूव कौन सा करेगा? इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है एंड ये मूव करता है। तो यही कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक एटम में या प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा एक बॉडी पे कैसे चार्ज डेवलप करता है, ये तो एटम्स की बात थी, अब एक बॉडी पे चार्ज कैसे डेवलप होता है। तो एक मैटर है, जैसे आपको डेफिनेशन में कहा ना, एक मैटर है, मैटर चार्ज कैसे डेवलप करेगा, तो वही चीज दिया हुआ है कि बेसिकली दो तरह के चार्ज हैं। तीसरा है उसको डिस्कस नहीं किया हूँ, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, तो उसे लिखने की कोई अभी जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पे फोकस करना है। तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज फॉर्म ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए मैंने हाईलाइट किया है गेन वर्ड को, कि वैसा चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन के गेन से होता है उसको हम लोग निगेटिव चार्ज कहते हैं। आपको मालूम है कि एटम न्यूट्रल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में बराबर होते हैं। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज बनता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो निगेटिव चार्ज बनता है। तो वही मैंने लिखा, निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका पॉजिटिव चार्ज। सो चार्ज फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन के लॉस से होता है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ चार्ज, की चार्ज के नेचर क्या होते हैं। सो यू हैव नोन मैग्नेट की प्रॉपर्टी सेम चार्ज में भी होता है। सो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, जैसे आपने मैग्नेट में पढ़ा था, नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपेल करेंगे, साउथ एंड साउथ रिपेल करेंगे, तो वैसे ही आपको पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर जाएगा, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे से दूर जाएगा। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे एक मैग्नेट में नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, इन द सेम वे चार्ज जो है पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव पॉजिटिव को करेगा। नेक्स्ट है चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अनचार्ज बॉडी, जैसे एक मैग्नेट आयरन या फेरस सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही कोई अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है या निगेटिव चार्ज बॉडी है तो वो एक अनचार्ज बॉडी पे क्या करेगा, तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा। इसका एग्जाम्पल है कि आप लोग जब बाल में कंघी करते हैं, ड्राई हेयर रहता है और उसके बगल में छोटे मोटे पेपर्स के टुकड़े रख देंगे, तो व्हाट हैपेंस कि वो पेपर के टुकड़े को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वही फेनोमेना है कि आपका कॉम्ब बाल से रगड़ खा के फ्रिक्शन होकर इट हैज गेन्ड चार्ज, और उस चार्ज के कारण से पेपर जो कि अनचार्ज है उसको अट्रैक्ट करता है। आपके घर में कई बार कर्टन्स जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स के होते हैं, आप उनके साथ रगड़ कर अगर जाते हैं तो वो चार्ज गेन कर लेता है, वो आपके हेयर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। कई बार आप प्लास्टिक या फाइबर के चेयर पे बैठते हैं एंड किसी कारण से फ्रिक्शन होते होते आपके बॉडी पे चार्ज डेवलप हो जाता है, यू कैन सी दैट योर हेयर्स आर गेटिंग स्ट्रेट, वो बाल जो है रोमा खड़ा हो जाते हैं, आपके
उस चेयर के सरफेस के नजदीक आने पे, दैट इज ड्यू टू चार्ज। नेक्स्ट है आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कि कंडक्टर किसे कहेंगे और इंसुलेटर किसे कहेंगे। सो कंडक्टर एंड इंसुलेटर में ये मैंने नीचे में एक बैलेंस बैंड डायग्राम बनाया है। ये हालांकि है 12th का चीज, लेकिन समझाने के लिए मैंने डाला। अगर आप नहीं समझ में आए नो इश्यू, आपके 10th में नहीं पढ़ना है, जिन्हें समझ में आए वो देख लें। सो पहले बेसिकली आते हैं कंडक्टर क्या होते हैं। The substance which allow electricity and heat to flow through it is called conductor। जो substance अपने थ्रू हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं या करने देते हैं, उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ऐसा देखा गया कि जो हीट को अलाउ करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करने देते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को करते हैं वो हीट को भी करने देते हैं। सो कंडक्टर्स आर ऑलवेज इन सॉलिड स्टेट। अब ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर अगर आप किसी चीज को कह रहे हैं तो वो हमेशा सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। क्वेश्चन है कि क्या लिक्विड कंडक्ट बिजली को इसका मतलब पास नहीं करने देते हैं? यस दे डू। लिक्विड भी बिजली पास करने देते हैं, लेकिन उनको हम कंडक्टर नहीं कह सकते। बोलचाल के भाषा में बोल दिया जाता है, बट बेसिकली साइंटिफिकली उनका नाम इलेक्ट्रोलाइट होता है। मतलब वैसा लिक्विड जिससे बिजली या हीट पास कर रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, उससे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। अब हम लोग कंडक्टर इंसुलेटर को हीट नहीं, चूंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेंट्रेट करके देखते हैं कि हम लोग हर जगह करंट की बात करेंगे। अब वही करंट यदि किसी गैस में पास कर रहा है तो उस जो चिंगारी बनता है, आप अक्सर इलेक्ट्रिक पोल पे ट्रांसफार्मर के पास देखते होंगे कि स्पार्क्स जो है हवा में फ्लो करते हैं। जो लोग एडवांस लेवल पे काम किए हैं, जैसे 33 केवी ग्रिड हुआ, 132 हुआ, 220 केवी, 400 केवी या 765, तो यहाँ पर कई बार जो फ्लैश ओवर्स होते हैं आइसोलेटर को ओपन करने में, या फिर वैक्यूम उसके जो ब्रेकर्स होते हैं उसमें जो डिस्चार्ज होते हैं, तो वो गैस में करंट फ्लो करता है, उसे हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। टेक्निकली जो इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट मतलब आपके सब स्टेशन में इस्तेमाल होते हैं, उसे हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। सो अगर करंट आपको गैस के थ्रू, हवा में थ्रू हो गया, तो उसको हम लोग स्पार्क या डिस्चार्ज कहा जाता है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसे हम लोग फिर से दोबारा भी देखेंगे। कंडक्टर का मैं आप एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो आपका तीसरा वाला है, एक एटम में एक कंडक्शन बैंड होता है, एक बैलेंस बैंड होता है। जैसे यहाँ देखिए, मैं यही समझा दे रहा हूँ, ये एक कंडक्शन बैंड है कि मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बिजली कंडक्ट होगी। यहाँ पे बैलेंस बैंड कहा गया कि ये वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है और ये उसके बीच का गैप है, ये उसके बीच का गैप है। ये गैप जितना दूर रहेगा, मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। तो वही कह रहा है कि जिसमें आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप है, देख रहे हैं ना, ये वैलेंस बैंड था और ये कंडक्शन बैंड था। ये देखो, ये जोन जो है ये पूरा मिला हुआ है, दिस हैज बीन मिक्स्ड अप। तो ये जोन क्या बनकर आया आपका? ये जोन बनकर आया कि यहाँ पर कोई गैप ही नहीं है। इस कारण से सॉलिड जो है बड़ा इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सॉलिड नहीं, कंडक्टर, सॉरी मैंने गलत बोल गया, कंडक्टर। सो कंडक्टर में ये जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड है, ये ओवरलैप रहते हैं और इस कारण से ये इजीली बिजली को कंडक्ट करते हैं, दे अलाउ द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच का गैप छोटा होता है। छोटे होने के कारण से अगर थोड़ी सी एनर्जी इसे मिल जाए, जिसे हम लोग टेक्निकली 12th में आप पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। अगर हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चला जाएगा, मतलब थोड़ा सा पुशअप चाहिए, वो पुशअप मिल गया तो ये जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और बिजली कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं इंसुलेटर में, ये गैप काफी बड़ा होता है, कितना भी एनर्जी दे दो ये यहाँ से यहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। तो इस बड़े गैप के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर से उधर नहीं जा पाते हैं, एंड ड्यू टू दिस नेचर, इस नेचर के कारण से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है।
सो कंडक्टर का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कहता है कि इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड देन देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मैंने अभी आपको बताया कि यदि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मौजूद है तो उसमें हम लोग कहेंगे कि वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास करने देगा। इन कंडक्टर देयर इज नो गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। जो मैंने आपको पिक्चर पे भी समझाया है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कंडक्टर में कोई गैप ही नहीं होता, ओवरलैप होते हैं। तो उस ओवरलैप होने के कारण से विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनीथिंग, वो बिजली को कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका इंसुलेटर। Those substances which do not allow current or heat to pass through them is called as insulator। बेसिक डेफिनेशन है, जो अपने थ्रू हीट या करंट को पास नहीं करने देता है उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। इन इंसुलेटर देयर इज लार्ज गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। आपने देखा था पिछले फिगर में कि इंसुलेटर्स में आपको गैप जो है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का वो काफी ज्यादा था। अब एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस और भी सारे हैं लेकिन मैं डायमंड एंड ग्रेफाइट का इसलिए लिया हूँ क्योंकि इस साल आपने डायमंड एंड ग्रेफाइट को बहुत बार पढ़ना है, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों मिलाकर। सो डायमंड एंड ग्रेफाइट एक ऐसे मतलब इंसुलेटर्स में कहिए या कंडक्टर में एक्सेप्शन है जिनमें कि एक चीज कंडक्ट करते हैं दूसरे को नहीं। जैसे डायमंड है, डायमंड कंडक्ट हीट, डायमंड हीट को कंडक्ट करेगा बट नॉट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब डायमंड के सरफेस से हीट जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकता है। ग्रेफाइट में ठीक उल्टा है। ग्रेफाइट इज एक्सेलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा अच्छा कंडक्टर है बट उससे हीट नहीं पास करता है। इसीलिए ये हीट टाइल्स के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में या फिर स्पेस शटल्स में भी इस्तेमाल होते हैं। Semiconductor, these are those substances which behave as insulator when there is no threshold voltage। ये वैसे substance होते हैं जिनमें जब तक थ्रेशोल्ड वोल्टेज ना दिया जाए, ये इंसुलेटर की तरह है। कंडक्शन बैंड अलग है, वैलेंस बैंड अलग है, लेकिन थ्रेशोल्ड वोल्टेज जैसे ही इनको मिलता है ये आपको एक्सीलेंट कंडक्टर की तरह काम करते हैं। सेमीकंडक्टर के इस्तेमाल हमारे मोबाइल्स में, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, बहुत सारे चीज़ों में आज के डेट में हर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ जो आप कह सकते हैं कि इवन इलेक्ट्रिकल में भी, जिसमें एक ग्रीन कलर का बोर्ड है जिसको हम लोग सर्किट बोर्ड कहते हैं, उस पर अगर कोई भी चीज़ असेंबल्ड होता है तो उसके मैक्सिमम चीज सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर में एक छोटा सा गैप होता है कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड का। नेक्स्ट जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो दो तरीका है क्लासिफाई करने का। एक उसके पोजीशन के आधार पे, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन। दूसरा है उसके वे, जिस तरह से वो फ्लो करता है। तो पहले देखते हैं पोजीशन के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फ्लो के तरीके से हम इसको दो तरीके से बांट सकते हैं, या ये कहिए पोजीशन के थ्रू। ये पहला होता है स्टैटिक चार्ज, मतलब जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई चार्ज है जो कि फ्लो नहीं कर रहा है, कहीं रुका हुआ है, तो उसे हम लोग स्टैटिक कहेंगे। स्टैटिक मतलब होता है स्टेशनरी, रुका हुआ है, चार्ज विच इज नॉट फ्लोइंग, कहीं पर है और फ्लो नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने वो जो कॉम का एग्जाम्पल लिया था, या स्केल को आप बाल में रगड़ते हैं तो जो चार्ज वो स्केल पे डेवलप होता है वो आपको रुका हुआ है, फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसे हम लोग स्टैटिक चार्ज कहते हैं। एक स्टैटिक चार्ज का चीज जान लीजिए। स्टैटिक चार्ज आप इसे लिख सकते हैं, स्टैटिक चार्ज ऑलवेज एंड ऑलवेज डेवलप ऑन इंसुलेटर। स्टैटिक चार्ज हमेशा और हमेशा एक इंसुलेटर पे ही डेवलप होता है। दैट टू नॉट ऑन एवरी इंसुलेटर, हर इंसुलेटर पर डेवलप नहीं हो सकता है।
ये कुछ सेलेक्टेड इंसुलेटर्स पे डेवलप होते हैं जिन पे चार्ज स्टोर किया जा सकता है। जैसे आप कुछ भी कर लें, एक सूखे हुए लकड़ी पे स्टैटिक चार्ज को डेवलप नहीं करा सकते हैं, बट ऑन प्लास्टिक वी कैन डेवलप स्टैटिक चार्ज। दिमाग में बैठा लीजिए, स्टैटिक करंट कैन नेवर बी डेवलप्ड ऑन कंडक्टर्स। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी मेटल या कंडक्टर के सरफेस पर डेवलप नहीं किया जा सकता। इट ऑलवेज डेवलप्स ऑन इंसुलेटर। नेक्स्ट आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इनफैक्ट इसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, की जो इलेक्ट्रॉन जो था या जो चार्ज था यदि वो मूव करने लगा, सपोज मैं चार्ज हूं और अभी बैठा हूं, तो मैं स्टैटिक हूँ। अगर मैं मूवमेंट में आ गया तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी कहा जा सकता है। मैं एक चार्ज हूँ और रुका हुआ हूँ तो इट इज स्टैटिक, मैं कहा जाऊंगा स्टैटिक चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं मूव करने लगा तो इट विल बी करंट, उसको हम लोग करंट कह सकते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। तो वही कहा, द चार्ज विच इज फ्लोइंग इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। It can also be divided into two parts on the basis of its nature. के नेचर के आधार पर हम इसे दो तरीके में बांट सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि दो तरीके से हमने एक तरीका, मतलब एक तरीका अपनाया जिसमें हमने इसको स्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट में बांटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। दूसरा तरीका है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट में और डायरेक्ट करंट में, जिसको हम लोग एसी एंड डीसी कहते हैं। ये एसी एयर कंडीशन नहीं है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, एंड ये आपका डायरेक्ट करंट है। अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट क्या होता है, तो बेसिकली इनके मूवमेंट के वे में है, जिसको कि आप ग्राफ से समझिए कि दोनों में क्या फर्क होता है। सो ये जो आपका ग्राफ है, इसमें आपको यदि करंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इस तरह से ऑक्सीलेट करते हुए जा रहा है अप द प्लेन एंड डाउन द प्लेन, ये साइन थीटा का ग्राफ भी होता है। आप 10th क्लास में तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो उसमें साइन थीटा का जो ग्राफ है वो इस तरह से होता है। तो जो करंट साइन थीटा के ग्राफ के थ्रू ऐसे ट्रेवल करता है, इसको हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में, इसको हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जो करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ऐसे बिल्कुल सीधा जाता है, इसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। हमारे घर में हमारा हर अप्लायंसेस लगभग ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलता है। डायरेक्ट करंट हमारे घर में आप लैपटॉप के एडाप्टर से जो आपके लैपटॉप में आ रहा है, तो आप देखते होंगे कि अगर आप अपने लैपटॉप को बिजली से कनेक्ट कर रहे हैं तो एक एडाप्टर दिया हुआ है, वो एडाप्टर इस एसी को इस डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ये 220 वोल्ट होता है, उसमें उसका कन्वर्टर लगा हुआ है जो उसको 18 वोल्ट, 16 वोल्ट, 15 वोल्ट, जितने भी आपका लैपटॉप का रेटिंग है उस रेटिंग के डायरेक्ट करंट में करता है और हमारा सर्किट में देता है। यही काम हमारे बैटरी में भी होता है। जो इन्वर्टर है हमारा, वो इस ऑल्टरनेटिंग करंट को इसमें कन्वर्ट करता है, 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और हमारे बैटरी को चार्ज करता है। द सेम बैटरी ये डायरेक्ट करंट देता है इन्वर्टर को, और इन्वर्टर उस 12 वोल्ट को वापस से 220 में कन्वर्ट करके हमारे घर के अप्लायंसेज को ये सप्लाई करता है। तो दिस इज योर ऑल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज आवर डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट चीज है आपका कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ किसे कहते हैं? सो कूलम्स लॉ में आपको दो चीज ध्यान रखिएगा। इसका डेफिनेशन को आप एज सच आपको याद करना होता है, समझ लीजिए, बट आप याद एज सच करना। ये एक रेस्ट्रिक्शन है इलेक्ट्रिसिटी में कूलम्स लॉ के साथ, ओम्स लॉ के साथ, कि आपको लॉ जो है एज सच याद करना पड़ता है। सो कूलम्स लॉ को पहले समझ लीजिए होता है क्या है। व्हेन टू चार्ज, ध्यान रखने वाली बात है, दो चार्ज आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, दो चार्ज हैं और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, और यदि 1 मीटर की दूरी के होते हुए उन दोनों चार्ज के बीच में अगर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स लग रहा है, देन वी विल से कि उन दोनों के बीच में 1 कूलम का फोर्स लग रहा है। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग इट। आपके पास दो चार्ज होने चाहिए, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर ही होनी चाहिए,
और यदि उन दोनों के बीच का फोर्स इतना है तो 19 into 10 to the power 9 Newton, we can say it is 1 coulomb. That force of 9 into 10 to the power 9 Newton can be attractive as well as repulsive depending upon the charge present. अब ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, वो कैसा चार्ज है उस पे। कैसे? लेट्स सी। Coulomb is a very large unit of charge. A proton or an electron has just 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. अब ये coulomb के बारे में एक बेसिक जानकारी जिसपे एक न्यूमेरिकल भी है जो अभी मैंने स्किप किया है, कि एक coulomb जो है ये काफी बड़ा यूनिट होता है चार्ज का। तो चार्ज जो है एक कूलम कई सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यही समझिए कि एक आम 10 रुपए का, जस्ट वन मैंगो कॉस्ट 10 रुपीज। सो हाउ मेनी मैंगोज, कितने आम होंगे? 360 रुपये में। तो व्हाट यू विल डू, डिवाइड करेंगे। सेम वैसे ही चीज होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है या एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है। कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन चाहिए होंगे 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए? यूनिटरी मेथड से आप बना सकते हैं, जो न्यूमेरिकल मैंने नहीं बताया है। आप इसे बुक में देखेंगे, अब आप समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं इसे फिर बोर्ड पे अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट है 1 कूलम एक्ट्स इन ऑल द फॉलोइंग केसेस। जब ये मैंने आपको तीनों एग्जांपल से बताया, अब देखिए मैं फिर से इसे चीज को समझा रहा हूँ। ये एक निगेटिव चार्ज है, ये भी एक निगेटिव चार्ज है। आप इस जो लिखा हुआ है इसे एक चार्ज मान लें, और इन दोनों के बीच की दूरी 9 in 1 मीटर है। आपको इन दोनों के बीच की दूरी यू आर हैविंग 1 मीटर। सो व्हाट हैपेंस, जब इनके बीच की दूरी आपको 1 मीटर है, तो अब आप देखिए ये नेगेटिव चार्ज हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। यदि इनमें 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का फोर्स है, तो ये निगेटिव था, ये भी निगेटिव था। निगेटिव निगेटिव मींस लाइक चार्ज है, तो फोर्स जो लगेगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा, इट विल बी ऑफ रिपल्सिव नेचर। नेक्स्ट देखिए, ये एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, इनके बीच की भी दूरी 1 मीटर है। अगर इनमें 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सिमिलर चार्ज होने के कारण से ये भी आपको रिपल्सिव रहेगा। थर्ड है आपका, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। एक चार्ज आपका निगेटिव है, दूसरा चार्ज आपका पॉजिटिव है, इसके भी बीच की दूरी 1 मीटर है। और यदि यहाँ पे 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का फोर्स लगा, तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन ये फोर्स का नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव। सो बेसिकली आप दो चीज याद रखना है कि देयर विल बी टू चार्ज, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, व्हाटएवर इट इज। बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? 1 मीटर। फोर्स कितना लगना चाहिए? 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। तो हम वहां पे कहेंगे 1 कूलम। जैसे यहाँ पे 1 कूलम रिपल्सिव फोर्स लगा, यहाँ पे 1 कूलम रिपल्सिव फोर्स लगा, इस केस में 1 कूलम अट्रैक्टिव फोर्स लगा। यही चीज है 1 कूलम। तो आप कूलम के बारे में इतना ही जानना है। 9th स्टैंडर्ड में, 11th-12th में इसका फॉर्मूला भी है, मैंने स्लाइड में इंक्लूड किया है, बट दैट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि काफ़ी लोग पढ़ा रहे हैं। सो मैंने भी सोचा कि इसे इंक्लूड कर देता हूँ, बट आई एम मेकिंग यू श्योर कि ये आपके जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपके क्लास 10th के लिए बिल्कुल नहीं है। वो क्लास 12th में आप जब जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला आपको सिमिलर है क्लास 9 के ग्रेविटेशन की तरह। चलिए देखते हैं। Coulomb's law gave that electric force between two point charge। अब जो फोर्स है वो जो कूलम जो है वो Coulomb's law वो इलेक्ट्रिक फोर्स बताता है दो पॉइंट चार्ज के बीच में। इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा था 9th में, फोर्स इज इक्वल टू जी, के जगह पे कैपिटल जी था, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। वहां पे क्या था कि दो मास थे, एक का मास m1, एक का मास m2। आप याद, मैं रिकॉल करा देता हूँ, 9 चूंकि आप पढ़े हैं तो ग्रेविटेशन चैप्टर में नहीं याद है तो आप एक बार 9th के ग्रेविटेशन को देख लें कि अर्थ एंड मून मान लेते हैं। तो अर्थ का मास हम लोग लेते थे, मून का मास लेते थे।
तो यही m1 अर्थ का मास, m2 मून का मास, दोनों के बीच की दूरी तो वही होगी, r इंटू आर। और जो वेरिएबल्स रहते थे उसको रिमूव करने के लिए हम लोग वहां पे क्या यूज करते थे, कैपिटल जी। सेम वही है, दो चार्ज है। अब इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम वही चीज है कि फोर्स जो उनके बीच का लग रहा है वो क्या होता है, वहां उस ग्रेविटेशन में कैपिटल जी था, इलेक्ट्रिसिटी में के है। इस जैसे वहां कैपिटल जी की वैल्यू थी कांस्टेंट, तो ऐसे ही यहाँ पे के को कूलम्स कांस्टेंट करते हैं और उसकी वैल्यू ये है। अब ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। Q1 पे कितना चार्ज, Q2 पे कितना चार्ज, और उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। So it is very much similar to your G is equal to F is equal to G m1 m2 by r square। तो यही था, फोर्स is equal to, वहां G था, यहाँ पे K है। वहां G की अपनी वैल्यू थी जो आपने याद किया था, कांस्टेंट्स के वैल्यू साइंटिस्ट निकाल कर रखे हुए हैं, आप उन्हें याद करना, इसका कोई अदर वे नहीं होता है कि कांस्टेंट्स को आप कैसे करेंगे। ये हमारे और आपके बियॉन्ड रहता है कि हाउ यू विल डिराइव द कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट आपको बुक्स में रहते हैं, इनफैक्ट 12th के बोर्ड एग्जाम में ये कांस्टेंट्स के वैल्यू बोर्ड के पेपर में प्रिंटेड रहता है, यदि आपको जरूरत है तो वहां पहले याद करना पड़ता था, वो भी जरूरत नहीं है। तो ये वही कह रहा, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 by r स्क्वायर। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज गिवन बाय, जो k की वैल्यू है, k क्या चीज कितने के बराबर होता है, तो k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, तो 4 इंटू पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू इतनी आएगी। सो ये कंप्लीट 12th का चीज है, कैलकुलेशन पार्ट आप बस इसे देख लें कि एप्सिलॉन नॉट एक होता है कि k किसके बराबर है, तो k जो है 1/4 पाई 22/7 22/7 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू इतनी है, आप यूनिट से निकाल सकते हैं, मतलब c स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। Thus the force is given by the following equation। अब यही फोर्स को k को रिप्लेस कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r स्क्वायर। यहाँ जो k था इसके जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दे दिया। अब कूलम्स लॉ के लिमिटेशन क्या है, तो इट इज कंसिडर्ड, चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं, मतलब एक बॉडी बड़ा सा है कि पूरे सरफेस पे चार्ज है, लेकिन कूलम्स लॉ मानेगा कि उसके एक ही पॉइंट पे चार्ज है, सारा चार्ज को एक पॉइंट पे मान लेगा। सपोज एक बॉडी है बड़ा सा, उस पे 100 कूलम ऑफ चार्ज है, तो पूरे 100 कूलम को, अब एक जगह तो नहीं 100 कूलम, लेकिन वो क्या करेगा कि पूरे के पूरे 100 कूलम को एक पॉइंट पे मानेगा। दूसरा बोलता है कि दे शुड बी स्टेशनरी विथ ईच अदर, चार्ज स्टेशनरी जनरली नहीं रहते हैं, लेकिन कूलम्स लॉ कहता है कि उनके बीच की दूरी कांस्टेंट है, मतलब स्टेशनरी मानना पड़ता है। तो ये वही चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। r के जगह पे d भी लिखा जा सकता है जैसे वहां पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई थिंक मैं इस टॉपिक के बाद से आपको आज का लेक्चर को कंक्लूड करूंगा। The amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to a given defined point in an electric field is called electric potential। ध्यान से देखिएगा, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं हम कि कितना काम किया गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये देख रहे हैं ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन, हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम किया गया इन मूविंग, मूव करने में, आपको मालूम है मूविंग किसी चीज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, इन्फिनिटी से एक गिवन डिफाइंड पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अब इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, इस चीज को देखिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दूसरा पॉइंट है आपका एक पॉइंट नोन है, दूसरा पॉइंट नोन नहीं हो। चलिए मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सपोज ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है
और इस जगह मुझे इसे लेकर आना है। अब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में मुझे जितना भी काम करना पड़ा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज को इस गिवन डिफाइंड पॉइंट पे, डिफाइंड पॉइंट आप डिसाइड करेंगे कि आपका डिफाइंड पॉइंट कहाँ है। ये चार्ज नोन डिस्टेंस पे भी हो सकता है, अननोन डिस्टेंस पे भी हो सकता है। चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर रहे हैं तो ये अननोन डिस्टेंस के लिए, इन्फिनिटी तक के लिए वैलिड है। द मोमेंट डिस्टेंस नोन हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। तो वही कह रहे हैं, वन पॉइंट इज नोन, ये वाला पॉइंट आपको मालूम है, जहां पे डिफाइंड पॉइंट है, जो आपने डिसाइड किया कि मुझे चार्ज को यहाँ लाना है। दूसरा वाला पॉइंट इन्फिनिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमेशा याद रखिएगा, यहाँ मैंने यहाँ से यहाँ दिखा दिया, एक्चुअल में ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को फाइंड नहीं किया जा सकता है। दूसरा एंड थर्ड चीज है कि इसको जब यहाँ से यहाँ लाते हैं तो इस पूरे सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड रहनी जरूरी है। देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहना आपको जरूरी होता है। तो यही है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। अगला लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रहेगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड देन वी विल मूव टिल ओम्स लॉ। तो यहाँ तक आपको ये लेक्चर्स कैसे लगे, आप फीडबैक कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, इसमें नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आप क्लियर करना चाहता हूँ। मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास क्लास 9 एंड क्लास 10 के बॉयज़ एंड गर्ल्स के सेपरेट ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, जिसमें कि वो अपने प्रॉब्लम्स को लिख कर पूछ रहे हैं और अपना वहाँ पे सॉल्यूशन ले रहे हैं। इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, बहुत कुछ पूछने के लिए एक्टिवली पार्ट लेना पड़ेगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, देन राइट योर प्रॉब्लम एंड सेंड इट टू मी। आई एम हैविंग सेपरेट ग्रुप फॉर बोथ। सो आपका मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं वहाँ पे सॉल्व कर पाऊंगा, क्योंकि ये पीपीटी पे ना न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना आसान नहीं होगा। तो इस चैप्टर में आप एक्टिवली उस पार्ट में हिस्सा लेना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर आज के लेक्चर के लिए। आज के लेक्चर के लिए मैं इतना ही कहूँगा। सेकेंड रिक्वेस्ट आपसे ये है कि प्लीज़, यूट्यूब की जो पॉलिसी है कि व्यू आवर्स के कारण मुझे प्रॉब्लम हो रही है बड़े वीडियोस को अपलोड करने में। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, इफ़ यू लाइक या इफ़ यू आर सीइंग, काइंडली सब्सक्राइब इट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हर वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, दैट्स अप टू यू, बट जस्ट फॉर मी कि आप मैं मोर और ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूँ, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड काइंडली इंक्रीज द व्यू आवर, सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियोस को अपलोड कर सकूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।